महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं और वो अभी तक जेल में हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपया हर महीने उगाही के लिए आरोप लगाया गया है और वो 100 करोड़ उगाही का जो आरोप लगाया है वो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने लगाया। सीबीआई को बकायदा उन्होंने लिखित में एप्लीकेशन दी और उन्होंने कहा कि ये जो गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने पुलिस के जरिए उगाही करवाई जिसमें बार मालिक, होटल मालिकों से जबरदस्ती वसूली की जाती थी और इस तरह के अवैध काम कराए जाते थे। जबरदस्ती वो पैसा जो इकट्ठा होता था वो 100 करोड़ हर महीने का होता था। इस मामले में क्योंकि पैसे का मामला आया, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया, तो वो सीबीआई ने उस एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया, यानी उसमें ईडी को इन्वॉल्व किया और ईडी ने जब जांच की तो प्राइमा फेसी जो चीजें देखने में आई उसमें लगा कि अनिल देशमुख के पास जो प्रॉपर्टी है उसका कोई वो जवाब नहीं दे पाए। प्रॉपर्टी उनकी पत्नी की कहाँ है, कहाँ से आई, इसका भी जवाब नहीं दे पाए। दूसरी तरफ उन्होंने, उनकी पत्नी और दोनों ने मिलकर के कुछ एनजीओ के नाम पर घपला घोटाला किया था। वो पकड़ में ईडी के जब आया तो लगभग 47 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी जब्त की गई। अब उसकी नीलामी के लिए भी ईडी कोर्ट में गई थी और उन्होंने कहा कि इसकी अस्थायी नीलामी का हमें आदेश देना चाहिए। ये जो संपत्ति हमने कुर्क की है, ये संपत्ति कुर्क करने के लिए जो जिसके बारे में इन्होंने पूरी डिटेल नहीं बता पाए हैं कि इसका कहाँ से पैसा आया, तो इसका मतलब निश्चित रूप से यदि आपके पास कोई 10, 20, 50 करोड़ रुपया की प्रॉपर्टी है, कोई मकान है, कोई गहने हैं और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आप लाए कैसे, आपकी आय से अधिक है, तो उसको ईडी को जब्त करने का अधिकार है और उसमें जेल का भी प्रावधान है। तो जेल में अनिल देशमुख हैं जब तक ये फैसला नहीं हो रहा। लेकिन कुर्क के लिए बेशक ये है कि कोर्ट ने ये कह दिया कि आप जो है संपत्ति कुर्क करने के लिए 10 जनवरी तक अभी रुकिए, क्योंकि अनिल देशमुख की पत्नी ने कोई एप्लीकेशन लगाई है और वो कहती हैं कि ये जो गैर संवैधानिक है, ये कुर्क में जो कुर्क करने की जो कार्रवाई की जा रही है इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरे नाम जो संपत्ति है वो अलग है। तो भाई पत्नी को भी कोई छूट थोड़ा ही है। इस देश में जो हमारा जो ईडी का कानून है, जो ये धन संशोधन कानून है, ये क्या कहता है, इसके तहत आप कोई भी हो भारत के नागरिक और आपके पास जो प्रॉपर्टी है यदि उसका लेखा जोखा नहीं है, वो पैसा कहाँ से आया इसका आप हिसाब किताब नहीं देख पाते हैं, तो फिर इसके मतलब आप जो है दोषी पाए जाते हैं और वो संपत्ति जब्त की जाती है और उसमें जेल भी हो सकती है, क्योंकि वो पैसा किस माध्यम से आया ये जानना बड़ा जरूरी है। और अगर उसमें कहीं आतंकी एंगल या कोई गलत अवैध धंधे का एंगल आता है तब उसमें एनआईए भी इन्वॉल्व हो सकती है और वो सजा ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अनिल देशमुख के मामले में ये देखा गया कि जो ये मामला पूरा है इसमें संपत्ति का मामला देखा गया और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो आरोप 100 करोड़ हर महीने उगाही के लगे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें से कुछ पैसा इस तरह से प्रॉपर्टियों में लगाया गया हो। तो उसको लेकर के कोर्ट ने बाकायदा, आप देख लीजिए कितनी बार सुनवाई की, अनिल देशमुख की सुनवाई की, लेकिन राहत नहीं मिली है। और इसमें 7 ऐसे पुलिसकर्मियों से बाकायदा पूछताछ की है, सीबीआई ने पूछताछ की है और सीबीआई भी इसलिए जांच करना चाह रही है क्योंकि सीबीआई के पास जो एप्लीकेशन गई है वो कुछ अवैध धंधों को लेकर है। तो सीबीआई ने भी इस मामले में 7 पुलिसकर्मियों से पूछताछ की है और ये 7 पुलिसकर्मी वो हैं जो अनिल देशमुख जब गृह मंत्री थे उनके बंगलों पे तैनात थे और अनिल देशमुख जी की सुरक्षा में चलते थे। ये जो ज्ञानेश्वरी में ऑफिशियल बंगला ज्ञानेश्वरी के नाम से था, वहां ये तैनात रहते थे, अनिल देशमुख के इर्द गिर्द ही रहते थे। सीबीआई ने इनको पूछताछ के लिए बुलाया और इनसे पूछा कि भाई आपने कभी कौन कौन व्यक्ति मिलने आते थे, कभी कोई पैकेट लेने वाला, कोई सूटकेस लेके आया हो, कोई आपको गतिविधि से ऐसा लग रहा हो कि वो अपराधी है, तो ऐसा कुछ देखा है? ये पूछताछ सारी हुई है। जहां एक तरफ ये 7 पुलिसकर्मियों की गवाही बड़ी महत्वपूर्ण है, वहीं पिछले ही दिनों आपको बताऊं कि ईडी ने पूछताछ के लिए इसी गवाही में और सीबीआई ने भी बुलाया था जो पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं परमवीर सिंह, जिन्होंने ये सारे आरोप लगाए।
उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और अब सारा कंक्लूजन मिलने के बाद, ये सब गवाहों से पूछने के बाद और सबूत इकट्ठे करने के बाद ये माना जा रहा है कि अनिल देशमुख, जो कि पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र सरकार में थे, उनकी मुश्किलें बढ़नेगी। क्योंकि जिस तरह के अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आए वो ये है कि अनिल देशमुख के खिलाफ जो परमवीर सिंह ने आरोप लगाए थे, फिर सचिन वजे ने जो आरोप लगाए थे, और उस मामले में जो ईडी ने पूछताछ अभी तक की है, एक तरफ ईडी कार्रवाई कर रही है, एक तरफ सीबीआई अपनी कार्रवाई करेगी। सीबीआई के पास जो कार्रवाई है वो डिपार्टमेंटल उस तरह की कार्रवाई है जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग नियमों को ताक पे रख के किया गया। आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ मामला होता है वो ईडी देखती है, और जो इस तरह के मामले हैं जिसमें कि कोई ऐसा संगीन अपराध हुआ हो, अब आप समझिए एक मंत्री रहते हुए यदि आप पुलिस कर्मियों से ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे पैसे लेते हैं, यदि आप ड्रग माफियाओं से या बार संचालकों के नियमों को ताक पे रखते हुए नियम तोड़कर उनको कोई फैसिलिटी देते हैं, ये अपराध है। और इस अपराध के लिए सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। सीबीआई को जहां एक तरफ ये परमवीर सिंह की एप्लीकेशन गई हुई है, वहीं आपको ध्यान होगा यही अनिल देशमुख के विरुद्ध ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलों को लेकर एक आरोप लगाया गया था। पूर्व जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि मेरे पास ये जानकारी है कि महाराष्ट्र सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग का एक खेल चल रहा है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी अपनी मनमर्जी की पोस्टिंग के लिए लाखों करोड़ों रुपया देते हैं, और ये पैसा कहां कहां जाता है, किस किस ने लिया, इसकी जांच होना जरूरी है। और उन्होंने कहा कि इनमें जो इंटेलिजेंस हेड थी रश्मि शुक्ला, उन्होंने बाकायदा इसकी जांच की थी मुख्य सचिव के परमिशन के बाद, और उसका सबूत मेरे पास है। अब वो उनके पास था नहीं है, या उन्होंने गृह मंत्रालय को क्या दिया, ये अलग बात, जांच का विषय है। लेकिन बकौल देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने बताया कि ऐसा पेन ड्राइव उनके पास है जिसमें नेता और पुलिस के अधिकारियों का, कमिश्नर का आपस की बातचीत और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पैसे का सौदा, इसके सबूत हैं। अगर ऐसा है तो यह भी एक गंभीर मामला है कि अगर पुलिस वालों से आप पैसा लेंगे तो फिर वो पैसे जनता से वसूलेंगे, फिर तो अपराध होगा। अपराध रुकने के बजाय अपराध होगा, और ये सरकार में बैठे हुए लोगों ने यदि किया है तो ये गंभीर है, और इसकी जांच सीबीआई को तत्काल करनी चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र में पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर उंगलियां उठी, वो सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को लेकर उठी कि सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे में जिस तरह की इग्नोरेंस हुई पुलिस के द्वारा, जिस तरह से सबूत मिटाने की बात हुई, वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में कहीं ना कहीं कोई ऐसा बड़ा गिरोह इन्वॉल्व है जिसने पैसे के बल पर कुछ ना कुछ हेराफेरी कराने का काम किया है। वो क्या है, वो सीबीआई के पास है, सीबीआई इसका उत्तर देगी। लेकिन लोगों का, जो सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोवर है, उनका कहना है, अभी भी वो कहते हैं कि इस मामले की अगर ठीक से जांच दोबारा से हो जाए, शायद अपराधी बाहर निकल करके आ जाए, जो उस समय नहीं हुआ जब अनिल देशमुख गृह मंत्री थे। क्या हुआ, कैसे हुआ, यह एक अलग जांच का विषय है। लेकिन दूसरा मुद्दा हमने देखा अर्नब गोस्वामी का, जब उनके चैनल के विरुद्ध जिस तरह की कार्रवाई की गई, वो उस समय साफ साफ दिख रहा था कि एक तरफा कार्रवाई बड़े चैनल को बचाने के लिए की जा रही है, एक तरफा कार्रवाई कुछ लोगों को फंसाने के लिए की जा रही है। आखिरकार सरकार में बैठे हुए कोई व्यक्ति किसी एक चैनल के लिए इतना फेवर क्यों करेंगे? इसके पीछे भी जो जानकार हैं उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं डील हुई है चैनल के मालिक से, चैनल के लोगों से कुछ डील हुई होगी, कुछ पैसों की डील हुई होगी, या तो कुछ और हुई होगी। ये भी एक जांच का विषय है। तो अभी तक अर्नब गोस्वामी जेल क्यों गए, उनके खिलाफ पुराने केस क्यों खोले गए, यह भी रहस्य है, इसका खुलासा होना बाकी है। तो यह भी सीबीआई की जांच का एक हिस्सा है, होना चाहिए, नहीं है तो होना चाहिए कि भाई ये जांच पता लगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में चल क्या रहा था। किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दोगे, किसी के भी खिलाफ पुराना केस निकाल दोगे, जो केस क्लोज खुद महाराष्ट्र की पुलिस ने किया आत्महत्या का अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध, वही केस खोल दिया गया। तो साफ दिख रहा था कि चैनल का मुंह बंद करने के लिए वो कार्रवाई की जा रही है।
अगर सुप्रीम कोर्ट में टॉप मोस्ट वकील को अर्नब गोस्वामी खड़ा ना करते तो शायद अर्नब गोस्वामी का क्या हाल होता, जेल से तो अभी तक छूटते ही नहीं। ये पूरा जो षड्यंत्र हुआ ये रहस्य है और ये बता रहा है, ये इशारा कर रहा है कि महाराष्ट्र की पुलिस में कुछ तो ठीक नहीं है। वो अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये भी एक विषय है। अगर मान लीजिए एक जांच हुई, एक खुलासा हुआ और अभी वो चल रहा है, अभी तक उसका रिजल्ट कुछ आया नहीं, इतना लंबा समय हो गया, सीबीआई जांच कर रही है, अभी तक रिजल्ट तो कुछ है नहीं, तो ये कैसे मान लें कि आज की डेट में जो पुलिस के अधिकारी हैं, नेता तो वही हैं, एक ही नेता ने तो इस्तीफा दिया है, अनिल देशमुख ने, बाकी तो हैं। तो महाराष्ट्र में अभी भी ये गोरख धंधा नहीं चल रहा होगा, अभी भी ड्रग माफिया और बार मालिक, होटल संचालक नियमों को ताक पे रख के ये नहीं चल रहे होंगे, ऐसा कैसे मान लिया जाए? क्योंकि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी वही हैं और पुलिस के अधिकारी भी अधिकांश वो के वही हैं जो तब थे जब परमवीर सिंह ने आरोप लगाए थे। अधिकारियों का अगर ये गोरख धंधा चल रहा है वो ज्यादातर कहीं भी वो बहुत गलत है और इसके मामले में भी सीबीआई को संज्ञान लेना चाहिए। जब तक ये चीजें नहीं सुधरेंगी, किसी भी राज्य में हो, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं, खाली किसी भी राज्य में अगर ऐसा चल रहा है कि अपराधियों से साठगांठ पुलिस की है और पैसे लेकर के कुछ अवैध धंधों को चलने की छूट दी जाती है, तो ये बहुत नुकसानदायक है, ये देशद्रोह है मैं समझता हूं जहां तक, और ये देश की जनता के साथ भद्दा मजाक है कि जिस पुलिस को जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो अपराधियों से मिल गई है, तो जनता की सुरक्षा कौन करेगा? वंदे मातरम।